तो गाइज आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रैक टू टारगेट में। आज हम लोग यूपीएससी के एक सेट को बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने इसमें कंपाइल किया है। इकोनॉमिक, पॉलिटी, करंट या एंशिएंट, मॉडर्न हिस्ट्री, मैंने सभी एक पोर्शन को छुआ है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें मैंने डाले हैं। मैंने बहुत काम किया है इस पूरे सेट पे, इसलिए आप इसको एक बार ज़रूर देखिएगा, बनाइएगा। हो सकता है इससे कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये एक तरह का ऐसा एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या गवर्नमेंट का, जो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ जो उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, जो वेरियस सर्विसेज हैं, उनके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का यूज़ किया जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है, बताइए। मेनली जो बजट होता है ना, बजट, आप जब बजट को देखोगे तो बजट को दो पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन से? एक एक्सपेंडिचर में, दूसरा रिसिप्ट में। एक्सपेंडिचर के दो पार्ट हो जाएंगे आपको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक हो जाएगा आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर। वैसे ही अगर आप रिसिप्ट की बात करोगे तो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ये एक तरह का ऐसा एक्सपेंडिचर है जो आपको नाइदर क्रिएट्स एसेट और नो रिड्यूसेस लायबिलिटी, मतलब कि ना आपको कोई एसेट क्रिएट करके देगा इन पैसों से, ना ही आपकी लायबिलिटी घटाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप उसका पेमेंट कर दोगे तो कल को उसके लिए आपको पेमेंट नहीं करना। लायबिलिटी मतलब क्या बोल सकते हो, एक तरह का आप जो आपको जो देना है तो ये घटने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि डे टू डे जो प्रोसेसेस रहते हैं उनको हर दिन आप कभी ऐसा नहीं होगा कि वो एक दिन में ही खत्म हो जाए, वो हमेशा चलेंगे। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगे, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चलता जाएगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जो काम करने के लिए पैसा चाहिए वो उनको मिलेगा ही। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट का अगर आप लोगों ने थोड़ा सा ओवरव्यू देखा होगा तो वहाँ पर इस बारे में ज़रूर जिक्र है। तो बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो फिफ्थ ऑप्शन है ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट ऑन इंटरनल लोन्स, तो यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं आप कुछ, यहाँ एक्सपेंड तो कर नहीं रहे हैं, खर्चा नहीं हो रहा है, यहाँ रिसीविंग कर रहे हैं। तो ये जो ऑप्शन है ना, फिफ्थ नंबर, ये आपको रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा। यहाँ पर आप रेवेन्यू क्रिएट कर रहे हो, आपके पास रेवेन्यू आ रही है, तो ये ऑप्शन जो है ये इलिमिनेट हो जाता है और आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो बी। 1 2 3 4 ये सभी सही हैं, एकदम करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, ग्रांट गिवन बाय गवर्नमेंट टू इंडियन स्टेट एंड फॉरेन कंट्रीज, ये भी आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। डिफेंस एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का होगा वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। पोस्टल डिफिशिएट जो भी है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो भी एक्सपेंडिचर होता है, जैसे पुलिस, पारामिलिट्री फोर्स, ये सभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आएंगे। ये सबको ध्यान रखिए। सोशल सिक्योरिटी पर जो भी गवर्नमेंट खर्चा कर रही है वो भी आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आए, क्योंकि सोशल विच कंट्री हैज़ अनाउंस दैट इट हैज़ डिसाइडेड टू ज्वाइन द यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी टू रेगुलेट इट्स आर्म्स सेल। बताइए किसने ऐसा अनाउंस किया है? चाइना, इंडिया, यूएस, रशिया। इंडिया तो नहीं है, चाइना, यूएस, रशिया, इसमें कौन है बताइए? चाइना इसका सही जवाब है। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस इज फाउंडेड बाय, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली में फाउंड की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? मार्गरेट कज़न के द्वारा। महिलाओं के एडुकेशन के लिए, उनके कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था। आर ट्रू अबाउट द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1861 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? गवर्नर जनरल वाज empowered टू इशू ऑर्डिनेंस इन केस ऑफ इमरजेंसी, द मेंबर वेर अलाउड टू डिस्कस द बजट एंड क्रिटिसाइज द फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, दिस एक्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल फ्रॉम 4 to 5, पोर्टफोलियो सिस्टम इन द गवर्नमेंट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। बताइए कौन सा कथन सही है? फोर्थ ऑप्शन सही है आपको। और जो ऑर्डिनेंस की भी पावर यहाँ पर गवर्नर जनरल के पास आई थी, ये भी सही है। और दिस एक्ट जो है आपको मेंबर्स की संख्या भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वहाँ बढ़ाया गया। तो ये चारों ऑप्शन आपको सही है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, NCPCR। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूटेड की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005।
और द कमीशन कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन हु इज ए पर्सन ऑफ इमिनेंस एंड हैज डन आउटस्टैंडिंग वर्क फॉर प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 6 members, out of which at least 2 should be women from the following field appointed by the central government। बताइए ये दोनों में से कौन सा कथन सत्य है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट के बारे में। ये दोनों कथन आपको सही है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये भी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री। बताइए कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में जेम जो है उसको ऑपरेट किया जाता है। बताइए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग या एमएसएमई। बताइए ये जो है आपको कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर में इसको ऑपरेट किया जाता है और ये 2016 में लॉन्च किया गया था टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड इफिशिएंसी इन द गवर्नमेंट बाइंग प्रोसेस। रिसेंटली इन स्पेस इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड इन स्पेस का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो इसका जो क्रिएशन हुआ है वो क्यों हुआ है, किसके अंडर में हुआ है, इसके बारे में आपको बताना होगा। तो पहला ऑप्शन है प्राइवेट प्लेयर्स टू यूज इंडियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर। प्राइवेट प्लेयर्स इंडियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर सकें इसलिए इसका गठन हुआ है। ऑनलाइन स्पेस एडुकेशन दिया जाए बच्चों को, ऑनलाइन कोविड-19 एडुकेशन, या अंडर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। बताइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये जो है ये भी एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर में रहती है और 2019 में ही इसका निर्माण हुआ था। हेडक्वार्टर बेंगलोर में ही है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाता है। ये जो है पूरा इंडिपेंडेंट रहेगा, काम करेगा, लेकिन इसका मुख्य काम रहेगा टू प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर प्राइवेट कंपनीज टू यूज इंडियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका यही काम है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको इंडियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करने के लिए मिले, सो दैट कि वो इसमें अपना पार्टिसिपेशन दे सकें। इसलिए इन स्पेस का यूज किया गया। इंडिपेंडेंट बोलने का ये मतलब नहीं है कि ये पूरी तरह से प्राइवेटली काम करेगी, नहीं, काम तो इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में रहेगा ही, लेकिन हाँ इसका मेन काम रहेगा प्राइवेट प्लेयर्स को लाना, सो दैट कि एक जो इन्वेस्टमेंट बूस्ट मिल सके स्पेस इंडस्ट्री को, वो और उभर के स्पेस इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना योगदान दे सके। इसके लिए इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर का निर्माण किया गया। एकदम ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बूस्ट टू प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इसका मुख्य रोल रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। बताइए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में, बहुत पुराना स्कीम है ये। इट इज स्टार्टेड इन 1998 टू फुलफिल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मर्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ फार्मिंग थ्रू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। दिस मॉडल ऑफ स्कीम वॉज प्रिपेयर्ड बाय द नाबार्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वी गुप्ता कमेटी। बताइए कौन सा इसमें कथन से है? किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम 1998 में तो इसको लाया गया था, एकदम सही है। और दूसरा वी गुप्ता जी कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही इसका निर्माण या इसका जो पूरा स्कीम का मॉडल है ये नाबार्ड ने तैयार किया। तो दोनों जवाब सही हैं। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इज रिलेटेड विथ विच स्पेस एजेंसी। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट किससे रिलेटेड? बताइए। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है आपको नासा से रिलेटेड, उसको ध्यान में रखिएगा। और नासा ने अभी एक आर्थिमिस प्रोग्राम भी लॉन्च करने वाली है, और जिसके तहत जो है फर्स्ट वुमेन एंड नेक्स्ट मैन ऑन मून को वो लोग लैंड कराएंगे बाय 2024 तक। ये यूएस का इनिशिएटिव है टू एक्सप्लोर मोर लूनर स्पेस। ये जो मिशन का नाम रहेगा आर्थिमिस रहेगा, और इसमें एक लेडी, पहली महिला भी चांद पे जाएंगी 2024 तक। इसको ध्यान में रखना है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट जो है आपको नासा, ड्रैगन सोच के आप चाइना नहीं समझिएगा, क्योंकि चाइना को सिंबॉलिक रूप से बहुत जगह ड्रैगन के रूप में भी दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ नहीं है। नासा इसका सही जवाब है। Which of the following statement are true about International Fund for Agriculture Development? बताइए इसके बारे में कौन कौन सा कथन सत्य है? It is dedicated to eradicating poverty and hunger in developing countries. India is a founding member and in List C. It was established in
1999 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। और ये जो है आपको एक पॉवर्टी और हंगर को जो डेवलपिंग कंट्रीज से हटाने का काम करती है, और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर भी रहा है और लिस्ट सी में है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन जो है ये एकदम सही है, लेकिन इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है आपको 15 दिसंबर 1977 है, इसको ध्यान में रखिएगा। यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी है। हेडक्वार्टर आपको एकदम ध्यान में रखना है, इसका हेडक्वार्टर है आपको रोम में। और एक बात, इसके जो प्रेसिडेंट है, अभी जो हेड हैं गैलबर्ट हैं, गैलबर्ट ध्यान में रखिएगा, एकदम याद तो रखना जरूरी नहीं है नाम, लेकिन हाँ, यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, लिस्ट सी में है, इरिडिकेटिंग पॉवर्टी एंड हंगर के लिए काम करती है, मोस्टली इन डेवलपिंग कंट्रीज, इसको ध्यान में रखना है। 15 दिसंबर 1970 में इसका गठन हुआ था। Which of the following statement are true about Indian Ocean Commission? Indian Ocean Commission न्यूज में था, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। It was formed in 1982 और इसका सेक्रेटेरिएट जो है पोर्ट लुइस में है। रिसेंटली इंडिया इसका ऑब्जर्वर मेंबर बना है। IOC हैज ए 5 मेंबर कंट्रीज। बताइए कौन सा कथन इसमें सही है। एक तो कॉन्फर्म होंगे आप भी कि इसका जो ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है इंडिया को, इसके अलावा इसमें 5 मेंबर कंट्रीज। तो कौन कौन है 5 मेंबर कंट्री, ये बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नाम आपको याद रखने होंगे। पहला तो है कोमोरोस, दूसरा मेडागास्कर, तीसरा रीयूनियन, ये आपको फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट है, फ्रेंच की टेरिटरी है ये, और सीचेल्स। हो गए 5, कोमोरोस, मेडागास्कर और एक मॉरिशस, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये सभी नाम ध्यान में रखना है आपको। 1982 में स्टेब्लिश हुआ था, पोर्ट लुइस मॉरिशस इसकी राजधानी हेडक्वार्टर है, सॉरी। और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। और सेक्रेटरी जनरल अभी जो इसके हैं हमादा मदी, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। विच स्टेट इज द मोस्ट डाइवर्स स्टेट इन टर्म्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप? बताइए ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजी के बारे में। अभी पीवीटीजी की संख्या कितनी है बताइए। टोटल अभी पीवीटीजी ग्रुप हैं 75। कौन से कमीशन पे थे इनका निर्माण हुआ या इसकी बात बढ़ी है? 1973 में। कौन से कमीशन के बारे में बात की है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा डाइवर्स ट्राइबल ग्रुप हैं, इसको ध्यान में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम? कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बताइए। ये स्कीम 2008-2009 में लॉन्च हुआ था। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है विच प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC इज द नोडल एजेंसी। इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय MSME। तो सबसे पहला जो आपको ध्यान रखना है, KVIC जो है ये MSME के अंदर में ही काम करती है। तो आपका एक चीज़ तो यहाँ सही होगी कि 3 और 4 जो हैं ये दोनों आपको सही हो जाएंगे, ठीक है। अगर जो आप सोच रहे हो वो सही है तो 3 और 4 तो डेफिनेटली सही हैं, ठीक है। क्रेडिट लिंक स्कीम है, ये जो है आपको क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है। और ये 2 स्कीम प्रधानमंत्री रोजगार योजना और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम दोनों को मर्ज करके इसका नया नाम दिया गया है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है। और ये मोस्टली आपको माइक्रो इंटरप्राइजेज क्रिएट करना सो दैट कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिले इन अर्बन और रूरल एरियाज। और KVIC इसको सुपरवाइज करती है, नोडल एजेंसी है। स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट खादी एंड विलेज बोर्ड जो रहेगा वो इसको सुपरवाइज करेगा। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर वो भी इसको देखेगी। तो इसका मतलब है कि आपको चारों के चारों जवाब सही हैं। फर्स्ट इसका सही ऑप्शन हो। व्हाट इज अराकोनॉमिक्स मॉडल? बताइए अराकोनॉमिक्स मॉडल क्या है। ये एक न्यू ब्रांच है इकोनॉमिक्स का, या इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक मॉडल दैट इंश्योर्स प्रॉफिट फॉर फार्मर, क्वालिटी फॉर कंज्यूमर थ्रू रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर। इट इज़ ए न्यू अप्रोच इन अटल मिशन। अराकोनॉमिक्स मीन्स इकोनॉमिक मॉडल ऑफ आर्यंस। बताइए क्या है। तो अराकोनॉमिक्स जो है ना, ये जो काम है ये एक तरह से बेस्ड है वर्क विथ ट्राइबल फार्मर्स इन अराकू वैली फॉर 20 ईयर्स। और इस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स में फार्मर्स के प्रॉफिट को भी देखा जाता है और क्वालिटी जो प्रोडक्ट का प्रोड्यूस होगा
वो भी अच्छा होना चाहिए कंज्यूमर के दृष्टिकोण से, थ्रू रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर। तो बी इसका सही जवाब है। एक्चुअली में रॉकफेलर नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने नंदी फाउंडेशन को ये फूड विजन 2050 के प्राइज़ के लिए चुना है। ऐसे 10 ऑर्गेनाइजेशंस को रॉकफेलर फाउंडेशन ने चुना है, उनमें से नंदी फाउंडेशन एक है, हैदराबाद बेस्ड है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अराकोनॉमिक्स बेस्ड मॉडल को फॉलो करती है, इसलिए इसको चुना गया। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, जरूर आपको यूपीएससी में इस बार क्वेश्चन रहेगा इससे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट डिफिनेशन ऑफ स्टार्टअप। स्टार्टअप के डिफिनेशन के बारे में आपको बताना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी गाइडलाइंस चेंज की हैं। तो स्टार्टअप पहले कहा जाता था जो 7 साल में जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, लेकिन अब 10 साल तक उसको कंसिडर्ड किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी इंटिटी जो फॉर्म होता है बाय स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, उसको स्टार्टअप की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स जो हैं, जो कि टैक्स एग्जम्पशन लेंगे, उसको बढ़ा के 25 करोड़ कर दिया गया 5 करोड़ से। ये तीनों सही हैं आपको। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। बताइए कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया था ये इंडेक्स। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसका जवाब नहीं है, आपको मैं पहले बता दूं। तो बाकी 3 में आप इजीली एलिमिनेट कर लोगे। सेकेंड ऑप्शन यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर इसका सही जवाब है, इसको ध्यान में रखिएगा। इंडिया का इसमें जो रैंक है 40 है आउट ऑफ 53 कंट्री, यूएस ने इसमें टॉप किया है, इसको ध्यान में रखिएगा। पिछले साल इंडिया का रैंक 2019 में इसमें 36 था, अब हम लोग 40 पे चले गए हैं, इसको ध्यान में रखना है। अगला सवाल, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन अबाउट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है, बताइए। आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 ए, आर्टिकल 338 बी या आर्टिकल 337, बताइए। 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2018 में, उसके बाद एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान किया गया। तो कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया इसको, इसका जवाब आपको बताना है। आर्टिकल 338 जो है वो है आपको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, आर्टिकल 338 ए है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, और जो सही जवाब है वो आर्टिकल 338 बी, ये है आपको नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। को ध्यान में रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में रहा है ये टॉपिक भी, तो आपके यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला हम लोग पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स ऑफ 1919 के मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में स्टेटमेंट्स दी गई। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज टू ए मैक्सिमम 60. The principle of election to the council was legally recognized. An Indian member was appointed for the first time. Governor General Executive Council Sir S.P. Sinha ji was the first Indian to be appointed. Moderates welcome the reform as fairly liberal measures. तो बताइए मॉडल मिंटो जो रिफॉर्म्स आया था जिसके तहत जो फादर ऑफ कॉमन इलेक्टोरेट बोला जाता है आपको मिंटो को, तो इसी एक्ट में जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी मुस्लिम्स को। तो इसके अलावा ये जो 4 पॉइंट्स है इसमें से कौन सा कथन सत्य आपको बताना है, बताइए। अपना टाइम लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉडल मिंटो हमेशा आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एकदम आपको ध्यान में रखना है, तो आप सोच के बताइए। इसमें जो चारों ऑप्शन है ना, चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो इसका जवाब जो है ये आपको फर्स्ट है। 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट, इसको ध्यान में रखिएगा। मॉडल मिंटो के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों पॉइंट आप कहीं लिख लो, क्योंकि ये किसी न किसी तरह आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर किस सिटी में, बताइए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर कौन सी सिटी में है? वियना, पेरिस, न्यू दिल्ली, शंघाई। आसान होगा आप लोगों के लिए, पेरिस इसका सही जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर
ट्रू अबाउट मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919? 1919 का जो मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म है उसके बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा कथन सत्य है, करेक्ट है, वो आपको बताना है। द सैलरीज ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया एंड हिज असिस्टेंट्स वेयर टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यूज, सो फार दे वेयर पेड आउट ऑफ द ब्रिटिश रेवेन्यूज। अ बाइकर्मल legislature was set up at the center. The reserve subjects were to be administered by the government and his executive council and transferred subjects by the governor and his ministers. High Commissioner for India at London was appointed. बताइए कौन सही है? देखिए, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया एट लंदन वॉज अपॉइंटेड, ये एकदम सही है, ठीक है। और ये भी बात सही है कि दो सब्जेक्ट्स बनाए गए, एक रिजर्व सब्जेक्ट और एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। और रिजर्व सब्जेक्ट पे गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ राय मशवरा करके उस पर फैसला लेते थे, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो थे वो गवर्नर के साथ मिलकर फैसला लेते थे। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। 2 चैम्बर्स की व्यवस्था, अपर हाउस लोअर हाउस की व्यवस्था सेटअप की गई थी सेंटर पे, ये भी सही है। फर्स्ट जो है, सैलरी ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड हिज असिस्टेंट्स वेयर टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू, ये गलत है, वेयर टू बी पेड आउट ऑफ द ब्रिटिश रेवेन्यू। ये ब्रिटिश रेवेन्यू वहां पर होगा, इंडियन रेवेन्यू नहीं होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। एकदम छोटा सा वो पॉइंट है लेकिन आपको मिस हो सकता है, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, बी 2, 3, 4 इसका सही जवाब है, इसको ध्यान में रखना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में कौन कौन सी बातें जो यहां दी गई हैं वो सही हैं? तो ये क्या है? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो पूरे पैन इंडिया में इसको अप्लाई किया जाएगा, और इसके तहत जो आपको फार्म और फार्म प्रोसेसिंग बेस्ड एक्टिविटीज होती हैं उसमें एक तरह से क्रेडिट को इंजेक्ट करने का प्रयास किया गया है फॉर्मल तरीके से। ये जो 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कोविड-19 के क्राइसिस के टाइम पे, उसी का पार्ट है। और इसको जो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत इसको अप्रूव भी किया गया है। चलिए, ये तो बातें हुई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। ये 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इसमें से बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला जो है, ये स्कीम जो है आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, PACS या मल्टीपर्पज जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनके थ्रू इंप्लीमेंट किया जाएगा। 1,00,000 फंड नहीं, 1 लाख करोड़ का फंड है ये, 1 लाख करोड़, यहाँ पर गलत है, 1000 नहीं, 1 लाख करोड़ फंड है, उसको ध्यान में रखिएगा। ड्यूरेशन जो है इस फंड का वो आपको जो दिया गया है, ड्यूरेशन है वो है आपको 2029 2020 से 2029, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन इसके सही हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा ये आपको होगा फर्स्ट ऑप्शन, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? बताइए कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट निकाला जाता है? यूपीएससी आजकल जो रिपोर्ट्स रिलीज की जाती है उससे संबंधित ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट पूछा गया था पिछले साल में, जिसका जवाब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होगा। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रिपोर्ट कौन से ऑर्गेनाइजेशन निकालती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो यहाँ बताइए, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन निकालती है? UN, ILO, IMF, RBI। बताइए, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की गई है, सोशल आउटलुक के बारे में बात की है, तो ILO जो है आपको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जो भी लोग UPSC EPFO को प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल साइट पर जाके हर डिटेल को चेक करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1919 में इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था, जेनेवा स्विट्जरलैंड इसकी राजधानी है। अभी 187 मेंबर हैं इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के, तो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। और इसके बारे में एक और बात मैं बताना चाहूंगा, जो इंडिया भी है इसका फाउंडिंग मेंबर रहा है, इसको भी ध्यान में रखिए, ILO का, इसको ध्यान में रखना है हमें। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली जाती है? बताइए, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? बताइए, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, OECD। बताइए, टाइम लीजिए, बहुत सिंपल है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये आपको IMF के द्वारा निकाली जाती है, इसको ध्यान में रखना है।
और यहीं पर अगर आपको ये पूछा जाता ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट, स्टेबिलिटी की जगह अगर सिस्टम रहता तब BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, वो इस रिपोर्ट को निकालेगी, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट। और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये आपको IMF निकालती है। आपको RBI भी एक रिपोर्ट निकालती है इसी नाम से रिलेटेड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रहेगा, उस रिपोर्ट का नाम ग्लोबल उसमें नहीं रहेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। IMF जो एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट निकालती है वो है आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसको ध्यान में रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम्स में पूछा भी जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जितने भी रिपोर्ट है उसको आपको ध्यान में रखना है। ग्लोबल कम्पिटिटिव रिपोर्ट पूछा जा चुका है, ट्रेवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिव रिपोर्ट ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है। ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है, इसको ध्यान में रखिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की जब हम लोग बात करेंगे तो कौन निकालेगा बताइए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN निकालती है, इसको ध्यान में रखिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहता है, इसको एकदम ध्यान में रखना है आपको। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन निकालती है बताइए, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, पेरिस में, इसको ध्यान में रखना है आपको। और एक मैं बता दूं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट निकाली जाती है, इसको ध्यान में रखिएगा। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो के द्वारा जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है वो अलग है, और यहाँ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स रिपोर्ट जो है अलग है, दोनों अलग ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस को निकालती है बताइए, वर्ल्ड बैंक। मैं बार बार आपको रिवीजन कर रहा हूँ, आपको ध्यान में रहना चाहिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट बताइए कौन निकालती है, ये निकालती है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये US की ही कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है, इसको भी ध्यान में रखना है। और ILO जो है इसके अलावा आपको वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट भी निकालती है, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी पर ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा काम करती है पूरे वर्ल्ड में, इसको ध्यान में रखें। वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट अगर पूछा जाएगा तो वो भी ILO ही होगा। ग्लोबल वेज रिपोर्ट अगर आपसे पूछा जाएगा वो भी ILO ही होगा। लेकिन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये आपको WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन होगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अगर पूछा जाएगा तो UNDP। मैं आपको सब रिवीजन करा रहा हूं सो दैट कि आपको ध्यान रहे, बस ध्यान से आपको सुनना है, नोट करना है, सो दैट कि आपका छूटे नहीं। कभी रिपोर्ट से कोई क्वेश्चन आए तो आपको सभी पता होने चाहिए। Which of the following report is released by OECD? OECD क्या है बताइए, OECD है आपको ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंड, 37 मेंबर्स हैं इस पूरे ग्रुप के, इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। 1961 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर है इसका पेरिस, और जैसा कि मैं बता रहा हूँ 1961 में स्टैब्लिश हुआ। और अभी इसके जो सेक्रेटरी जनरल वो कौन है बताइए, जोसे एंजेल, इसको भी ध्यान में रखना है। और बताइए OECD कौन सी रिपोर्ट निकालती है इन चारों ऑप्शंस में, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, ये बताइए कौन निकालता है, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के बारे में बताइए, ये आपको निकालती है UNODC। इसके बारे में मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैंने ऑलरेडी पूछा भी है ये क्या है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये तो IMF निकालती है जैसा कि हमें पता है। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपको PISA, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी? आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2016, इट इज चेयर्ड बाय होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दिस एजेंसी वर्क्स फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ आइसलैंड। बताइए कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो पहला कथन है ना, जो इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2016, ये गलत है, ये 2017 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। इसके अलावा दोनों ऑप्शन सही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो आपको भी हाल में अमित शाह जी ने इसकी मीटिंग चेयर की थी, और ये जो एजेंसी है ये होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ आइसलैंड, अंडमान निकोबार, ये जो भी आइसलैंड है उसके डेवलपमेंट के लिए ये एजेंसी बनाई गई है और इस पर ये काम करती है। तो जो सही जवाब हो जाएगा आपको वो होगा थर्ड ऑप्शन 2 और 3। मैच द फॉलोइंग ट्राइब रिलेटेड विद द कंसर्न स्टेट, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का। हमेशा आपको ट्राइब के नाम देके कंसर्न स्टेट के नाम पूछे जाते हैं। तो इसमें से 4 आपको ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं और 4 आपको
मिलान करने हैं। तो चकमा, चरण, बोंडास, गदीज बताइए। चकमा अभी न्यूज़ में भी था, तो चकमा का कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। चकमा जो है आपको मिजोरम में है, चरण, बॉन्दीज, गाडीज जो है आपको गुजरात में होगा बताइए, या हिमाचल प्रदेश में होगा। सोचिए, आपको टाइम लीजिए कि इसमें से कौन सा सही होने वाला है। तो जो इसमें जो सही जवाब है वो है आपको सेकंड नंबर ऑप्शन। अब देखते हैं क्या क्या है। चकमा जो है ये आपको मिजोरम में है, एकदम सही बात है। चरण ये आपको गुजरात में। चरण जो मैंने स्टार्टिंग में भी इस ट्राइब के बारे में बात की है, जो एसटी एससी कैटेगरी को लेके इनके विवाद हुआ था कि बहुत लोगों ने गलत तरीके से इस कैटेगरी कास्ट का सर्टिफिकेट बनवा के एसटी के रिजर्वेशन का दुरुपयोग कर रहे थे। गुजरात में 5 मेंबर की कमेटी भी बनी है। मैंने सबसे पहला क्वेश्चन शायद लिया था इस पूरे सीरीज का। बोंदास बताइए, बोंदास कहाँ पर है। बोंदास ये आपको पड़ेगा उड़ीसा में, ये भी न्यूज़ में था आपको। और गदीस ये आपको हिमाचल में, उसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये सब किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर पूछे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डज नॉट हैव ए वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन बताइए सबसे पहले क्या है। वर्टिकल ट्रांसमिशन जो है वो है जब कोई ऐसा डिजीज जो माँ से बच्चे में फैल जाता है। अगर माँ को है तो वो अगर महिला प्रेग्नेंट है तो उसके बच्चे में भी चला जाएगा। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो ये है। तो जीका, इबोला, HIV ये सभी में वर्टिकल ट्रांसमिशन हो सकता है, लेकिन कोविड-19 में अभी तक नहीं पाया गया है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसलिए इसका सही जवाब जो है ये आपको सी है। मैच द फॉलोइंग मार्स मिशन विद द कंसर्न कंट्रीज। अभी हाल में ही 3-4 कंट्री ने पिछले 2-3 महीने में मार्स मिशन में काम किया है। तो बताइए कौन सा मिशन कौन से कंट्री का। UAE, चाइना, इंडिया, US। तो इंडिया का मिशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, तो उससे आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि इलिमिनेशन में आपको सहायता होगी। तो इंडिया ने मंगलयान जो है, नाम भी मंगल है और मार्स मिशन, तो 3 का C ये तो सही है। US का जो है आपको परसिवेरेंस जो पहला ऑप्शन है वो सही है। UAE ने अभी हाल में ही होप लॉन्च किया था, और चाइना का तियानमेन-1। तो ऑप्शन 2 जो है होगा वो सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लिंगराज टेम्पल। बताइए लिंगराज टेम्पल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। द टेम्पल इज बिल्ट इन देवला स्टाइल दैट हैज 5 कंपोनेंट्स। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये लॉर्ड शिवा तो एकदम सही है। इट इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु। द टेम्पल इज बिलीव टू बी बिल्ड बाय द किंग फ्रॉम द सोमवासी डायनेस्टी विथ अ लेटर एडिशन फ्रॉम द गंगालूरल्स। बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो चारों कथन है वो सभी सही है, चारों आपको सही है, करेक्ट है। ब्लू फ्लैग प्रोग्राम फॉर बीचेज एंड मेरीन्स इज रन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। बताइए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ब्लू फ्लैग प्रोग्राम फॉर बीचेज एंड मेरीन्स चलाया जाता है। WWF, IUCN, FEE या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बताइए, टाइम ले लीजिए। WWF, IUCN ये दोनों का मुख्यालय कहाँ है बताइए। ग्लांड, कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत सी रिपोर्ट निकालती है, जिसमें से एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिपोर्ट जो पिछले साल UPSC ने पूछा भी था। फी क्या है। फी जो है आपको द फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एडुकेशन, इसका फुल फॉर्म है। ये जो एक है नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू इन्वायरमेंटल एडुकेशन। फी इज एक्टिव थ्रू 5 प्रोग्राम, 5 प्रोग्राम के थ्रू एक्टिव है। एक तो ब्लू फ्लैग है, एक इको स्कूल है, यंग रिपोर्टर्स फॉर द इन्वायरमेंट, लर्निंग अबाउट फॉरेस्ट एंड ग्रीन की इंटरनेशनल। हेडक्वार्टर जो है इसका फी का कोपेनहेगन में है। कोपेनहेगन कहाँ है, डेनमार्क। स्टैब्लिश्ड कब हुआ था, 1981। सही जवाब भी यही है ब्लू फ्लैग के लिए। मैच द फॉलोइंग आर्टिकल कंसर्न रिलेटेड टू फॉलोइंग स्टेट। बताइए
कौन सा आर्टिकल कौन से स्टेट से रिलेटेड है बताइए। 371G, 371H, 371B, 371C, बताइए। चलिए बताइए, जल्दी जल्दी सोचिए, बहुत न्यूज़ में रहता है। 370 किसके लिए पहले बताइए। 371 किसके लिए है? 370 आपको जम्मू कश्मीर के लिए रिवोक हुआ था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, वो तो आपको पता ही होगा। 371 किसके लिए बताइए। 371 है आपको गुजरात और महाराष्ट्र के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं। 371A नागालैंड के लिए, 371B आसाम के लिए, एक तो हमें मिल गया। 371C बताइए किसके लिए, मणिपुर के लिए, दो हमें मिल गया। तो ऑप्शन से थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 371C और 371D आपको आंध्र प्रदेश में है। 371 आंध्र प्रदेश के लिए, 371E आंध्र प्रदेश में यूनिवर्सिटी के लिए है। 371F सिक्किम के लिए है। 371G किसके लिए बताइए, मिजोरम के लिए है। 371H बताइए किसके लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए। आई किसके लिए है, आई भी किसी के लिए है। 371आई गोवा के लिए है। और जे जो है 371J ये हैदराबाद और तेलंगाना के बीच का रीजन है, 5 डिस्ट्रिक्ट का, उसको कहेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको यहीं तक आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, और जो सही ऑप्शन है वो है आपको सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज ट्रू अबाउट लॉर्ड डलहौजी, बताइए कौन कौन से फैक्ट लॉर्ड डलहौजी के बारे में ट्रू हैं। लॉर्ड डलहौजी वॉज द यंगेस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज अप्लाइड बाय डलहौजी टू सतारा एंड इट वॉज एनेक्स्ड इन 1848। झांसी and Nagpur were annexed in 1854. The maker of modern India, Dalhousie annexed Lower Burma. बताइए कौन से सही है। ये तो सही है आपको। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स के तो सतारा को एनेक्स किया था 1848 में, फिर झांसी और नागपुर का 1854 में। यंगेस्ट गवर्नर जनरल ये भी सही है। मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया क्यों कहते हैं? टेलीग्राम, रेलवे लाइन, ये सभी मुख्य रूप से जो एक तरह से इंडिया को मॉडर्न बनाने के लिए जो जो चीज़ चाहिए थी वो डलहौजी के टाइम पे ही हुई थी, और इन्होंने लोअर बर्मा को भी एनेक्स किया था। तो ये चारों जवाब सही हैं। द मेन फीचर ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट 1793, परमानेंट सेटलमेंट के बारे में कौन कौन सा कथन सत्य है बताइए। बहुत ही ज़्यादा इस क्वेश्चन को किसी न किसी तरह से पूछा जाता है कि परमानेंट सेटलमेंट किसके टाइम पे आया, परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, किस साल आया, ये सभी आपको पता होनी चाहिए। द सेटलमेंट टुक अवे द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल फंक्शन ऑफ जमींदार। इट फॉर्म्ड अ रेगुलर इनकम एंड स्टेबलाइज द गवर्नमेंट ऑफ द कंपनी। द जमींदार ऑफ द बंगाल were recognized as the owner of land as long as they paid the revenue to the East India Company regularly. Thus, this settlement was introduced mainly in Madras, Berar, Bombay and Assam. बताइए बताइए परमानेंट सेटलमेंट किसके टाइम पे आता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे आता है। ये तो आपको एकदम ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बनता भी है इससे भी कि किसके टाइम पे आया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे आया कॉर्नवालिस। और देखिए रफली अगर हम लोग बात करें ना, तो 19% जो टोटल एरिया ब्रिटिश रूल में था वो आपको जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट में था। लेकिन ये एरिया आपको मद्रास, बेरार या बॉम्बे नहीं था। ये एरिया था बंगाल, बिहार, बनारस और कुछ डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंसेस और कुछ पार्ट कर्नाटक का भी मान लेंगे। मोस्टली बंगाल, बिहार में इसको ज़्यादा देखा गया जमींदारी सिस्टम को या परमानेंट सेटलमेंट को। इसके जो दूसरा एक और सिस्टम था महलवाड़ी सिस्टम, सेकेंड रेवेन्यू सिस्टम जो था, ये जो था आपको एक तरह से पूरे ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसका 30% एरिया में हो रहा था। ये कहाँ कहाँ हो रहा था? नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में, सेंट्रल प्रोविंसेस में और पंजाब में। रैयतवाड़ी सिस्टम सबसे ज़्यादा एरिया में हो रहा था, 51% एरिया में। और ये जो एरिया था आपको, ये था बॉम्बे, मद्रास, बेरार और आसाम के कुछ रीजन्स में। तो ये जो आपको सेटलमेंट के बारे में जिस एरिया के बारे में बताया जा रहा है, ये एक्चुअली
रैयतवारी के बारे में है, ये रैयतवारी यहाँ हो रहा था। इसलिए कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा जमींदारी सिस्टम तो नहीं बोल सकते, कौन सा जो आपको लगान की व्यवस्था थी, कौन सा सबसे ज़्यादा यूज किया जाता था या सबसे ज़्यादा एरिया में उसका दबदबा था। तो जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट जो हम लोग ज़्यादातर न्यूज़ में देखते हैं ये नहीं था, ये 19% ही था। 51% रैयतवारी सिस्टम सबसे ज़्यादा यूज किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा उनके राज्य में, मतलब कि उनके जो भी टेरिटरीज थे, जो अपने वो लोग ब्रिटिश टेरिटरीज कहते थे, उसमें बॉम्बे, मद्रास, आसाम और सर्टेन पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, यहाँ पर रैयतवारी सिस्टम चल रही थी। इसलिए इसको ध्यान में रखिए। चारों के चारों ऑप्शन में चौथा ऑप्शन आपको बस गलत है और जो सही जवाब हो जाएगा ये आपको बी हो जाएगा। 1 2 3 सही है इसमें। मैच द फॉलोइंग लीडर्स विद देयर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैच करना है कि कौन किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, श्री नारायण गुरु। महात्मा गांधी और हरिजन शब्द का भी एक संबंध है, तो हरिजन सेवक संघ जो है आपको, ये तो ऑटोमेटिकली आप सीधा आप रिलेट कर लोगे, तो आधा काम आपका ये हो गया कि 2 का तो सी कंफर्म हो गया। ठीक है। अखिल भारतीय दलित वर्ग सभा या श्री नारायण धर्म प्रतिपालन योगम, तो श्री नारायण गुरु के द्वारा ये किया गया था, श्री नारायण धर्म प्रतिपालन योगम, तो 3 का ए। और अंबेडकर जी ने अखिल भारतीय दलित वर्ग सभा का से जुड़े थे, तो जो सही ऑप्शन ये हो जाएगा आपको, ये बताइए कौन सा होगा। 1 का बी, 2 का सी और 3 का ए, डी नंबर। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है वो भी आपको भीमराव अंबेडकर जी के साथ रिलेटेड था। 19 जुलाई 1924 में बनाया गया था, ध्यान में रखिएगा। और एक और, जब हम ये सब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि जब दलित या जो एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध था, तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को भी आप लोग को ध्यान में रखना है, जो ईवीआर के द्वारा चलाया गया था, उसको भी ध्यान में रखिएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पेरियार ईवीआर के द्वारा। Which of the following are causes for the failure of revolt 1857? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके फेल होने के क्या क्या कारण थे। रिवोल्ट फेल्ड टू एम्ब्रेस द होल ऑफ द इंडिया। डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी सच एज मनी लेंडर्स, मर्चेंट, मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस वेयर एक्चुअली अगेंस्ट द रिवोल्ट। ब्रिटिश possessed better equipment. 1857 रिवोल्ट वाज द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी तो था, क्यों? क्योंकि बहादुर शाह जफर को नेता चुना गया, एक तरह से दिल्ली चलो बोला गया, तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी तो यहाँ थी। क्योंकि हर जगह आप देख सकोगे कि अगर कोई लीडर है तो उसका जो सबऑर्डिनेट है वो मुस्लिम था, सभी केसेस में। और वहाँ पे उनका एक ही मकसद था कि अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ना। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के रूप में 1857 का जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस था वो तो एकदम सक्सेसफुल रहा था। हिंदू मुस्लिम यूनिटी चरम पे थी, एक तरह से कह सकते हैं। चरम पे तो नहीं, लेकिन हाँ, मतलब अगर आप देखिएगा उस समय की स्थिति में, तो जहाँ पूरा देश डिफरेंट रजवाड़ों या एक तरह से परिवार में बचा हुआ था, वो सब अब एक हो रहे थे। ब्रिटिश के पास अच्छे हथियार थे, ये भी सही है। और जो मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस थे या मर्चेंट इंडियंस थे, वो इसके विरोध में थे, वो नहीं चाह रहे थे ऐसा कुछ हो। और जो ये रिवोल्ट हुआ वो एक साथ नहीं हुआ पूरे इंडिया में, बारी बारी से, कभी मेरठ में, उसके बाद ऐसे करके आग की तरफ फैला। लेकिन आग की तरफ फैलने में और अचानक आग लगने में वो अंतर हो जाता है। आग की तरफ फैलने में तो आग बुझाने का भी समय मिल जाता है लोगों को। अगर एक साथ आग लग रही है तो ही आपको चांस है कि आप नहीं बुझा पाओ। लेकिन इस तरह टुकड़े टुकड़े में इस रिवोल्ट को पूरे इंडिया में स्टार्ट किया गया कि अंग्रेज़ों को समय मिल गया और उनकी जो इक्विपमेंट्स थी, उनके पास जो भी टेलीग्राम के थ्रू या जो भी उनके पास उस समय के मॉडर्न इक्विपमेंट्स के सहारे उन्होंने इस विद्रोह को दबा दिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको 1 2 3 4 तीनों, फर्स्ट ऑप्शन।
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज ट्रू अबाउट यंग बंगाल मूवमेंट? यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में कौन से फैक्ट सही हैं? हेनरी विवियन डेरजियो was the founder of Young Bengal movement. They founded associations and organized debates against idol worship, casteism, and superstition. They also advocated women's right and their education. ये तीनों के तीनों से ही यंग बंगाल मूवमेंट से राजा राम मोहन राय जैसे लोग भी जुड़े हुए थे, जो हर तरह के जो समाज की बुराइयां थी, पार्टिकुलरली हिंदू धर्म की जो बुराइयां थी, उनके खिलाफ में बोलना और एक प्रॉपर डिबेट के थ्रू उस पर बात करना, उसके पक्षधर थे। तो 1 2 3 तीनों सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट ट्रू अबाउट देवबंद मूवमेंट? देवबंद मूवमेंट के बारे में कौन सा फैक्ट सही नहीं है, बताइए। टू प्रोपगेट अमॉन्ग द मुस्लिम्स द प्योर टीचिंग ऑफ द कुरान एंड द हदीस। एक बात ध्यान रखिएगा, नॉट ट्रू मैंने बोला है, ट्रू नहीं, ठीक है। टू कीप अलाइव द स्पिरिट ऑफ जिहाद अगेंस्ट द फॉरेन रूलर्स। द ऑर्थोडॉक्स सेक्शन अमॉन्ग द मुस्लिम उलेमा ऑर्गेनाइज द देवबंद मूवमेंट। सैयद अहमद खान वॉज वन ऑफ द लीडर ऑफ देवबंद मूवमेंट। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? करेक्ट क्या बताना है आपको कि इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, बताइए बताइए। तो पहला ऑप्शन जो है आपको वो ट्रू है, सेकेंड ऑप्शन भी ट्रू है, थर्ड भी ट्रू है। ट्रू इन द सेंस ऑफ कि ये देवबंद मूवमेंट से अटैच थे। नॉट ट्रू एक ही है, सर सैयद अहमद खान देवबंद मूवमेंट से अटैच नहीं थे। तो इसका जो सही जवाब होगा आपको ये होगा फोर्थ ऑप्शन। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? नॉट ट्रू, तो ये सभी ट्रू हैं, ऑल आर ट्रू, बट सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ मूवमेंट के साथ अटैच थे, इसके साथ नहीं थे। इनके जो एक लीडर का नाम आपको मैं बता देता हूं, महमूद उल हसन, ये इनके एक लीडर का नाम था जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा लीडर्स के नाम उतने नहीं पता चलते हैं, लेकिन सर सैयद अहमद खान तो नहीं थे, इतना कंफर्म आपको रहना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइलेंट फीचर्स ऑफ पेरियार ईवी रामास्वामी? पेरियार ईवी आर के बारे में बोल रहा था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में। जब जाति प्रथा और एक शोषण के खिलाफ में आवाज उठाने की मांग हो रही थी, तो साउथ इंडिया में इनका नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था, पहला ऑप्शन सही हो जाता है। द एम्स ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वेर टू अपलिफ्ट द द्रविडियन एंड टू एक्सपोज द ब्राह्मणिकल टायरनी डिसेप्टिव मेथड बाय विच दे कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट ऑफ हिंदू कल्चर। एक तरह से ब्राह्मण की जो व्यवस्था थी, समाज में ब्राह्मण का जो ऊंचा ओहदा था और उनके ही बनाए नियमों के खिलाफ में एक तरह से ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था। इसके अलावा उन्होंने विदाउट रिचुअल शादियां कराई और इनको सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज बोला कोई भी रिचुअल्स का जरूरत नहीं, क्योंकि जब वो ब्राह्मण व्यवस्था को ही नहीं मान रहे थे तो उनके द्वारा जो मंत्रोच्चारण किया जाएगा उनको वो कैसे मानते। ही फाउंडेड द तमिल जर्नल कुदिरसु पुराची एंड विद्युतलाई टू प्रोपगेट हिज आइडियल्स। ये भी सही है। ही सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज। अब जब हम ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं तो हमारे दिमाग में तो एक ही बात चल रही है कि पेरियार ईवी रामास्वामी हर तरह के समाज के दुष्कर्मों के खिलाफ थे, तो वो कास्ट सिस्टम को सपोर्ट तो कर ही नहीं सकते हैं जब वो एक तरह से जो भी समाज में जो दबे कुचले जो दलित लोगों को दबाया जा रहा है उनके खिलाफ बोल रहे, तो कास्ट सिस्टम का सपोर्ट नहीं करेंगे, ना ही चाइल्ड मैरिज का। तो फिफ्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और 1 2 3 4 आपका सही होगा फर्स्ट ऑप्शन। Which of the following fact is true about National Investment and Infrastructure Fund NIIF के बारे में कौन कौन कथन सत्य हैं? NIIF has been set up as a trust registered under Trust Act. NIIF has been proposed in a Union Budget 2015.
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज 71% स्टेक इन NIIF विद द रेस्ट बीइंग हेल्ड बाय मार्क्यू फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। मार्क्यू मतलब कि जो बहुत नामी फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे, से जो भी बाहर में जिनका नाम है फॉरेन इन्वेस्टर्स में से, आप HSBC का नाम ले लो, HDFC का नाम ले लो, ये सब बहुत नामी बैंक। HDFC तो फिर भी इंडिया की है, लेकिन HSBC एक फॉरेन बैंक है, लेकिन एक तरह से प्रोमिनेंट इन्वेस्टर्स के रूप में हम उसको देख सकते हैं। या वीवो IPL का भी ले सकते हो, वीवो का ले सकते हो। NIIF इज ए क्वासी सोवरेन वेल्थ बॉन्ड। ये जो है क्वासी सोवरेन वेल्थ फंड है, बॉन्ड नहीं सॉरी फंड है। बताइए कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक की बात की गई यही गलत है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक 49% ही रहेगा। रेस्ट जो भी फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आएंगे, जो भी जिनका नाम रहेगा, जो ऐसे नहीं कि कोई भी उठ के आ गया, मतलब जो हाँ जिनकी मार्केट में वैल्यू है उनको वो रखेंगे। और ये क्वासी सॉवरेन वेल्थ फंड क्यों? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हो जाएगा। 2005 में प्रपोज हुआ था और ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर ट्रस्ट एक्ट के तहत इसको बनाया गया है। 124 इसका सही जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू बेबी सिंड्रोम? बताइए। आर्सेनिक, लीड, फ्लोराइड, नाइट्रेट। बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में एक क्वेश्चन। नाइट्रेट इसका सही जवाब, इसको ध्यान में रखिएगा। Which of the following fact is true about wages and means? Wages and means RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में एक तरह का एग्रीमेंट है, जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो एक तरह से लोन फैसिलिटी देती है RBI ऑन टेम्पोररी बेसिस। तो इसमें क्या कौन सा कथन सत्य बताना? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिव्स टेम्पोररी लोन फैसिलिटी टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। दिस लोन फैसिलिटी इज कॉल्ड वेज एंड मीन्स। चलिए ये कथन तो सत्य है। Ways and means advance schemes was introduced to meet mismatch in the receipt and payment of the government। तो गवर्नमेंट कब पैसा लेगी? जब उनके रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों में मिसमैच होगा। ठीक है। द गवर्नमेंट कैन अवेल ऑफ इमीडिएट कैश फ्रॉम द RBI इफ रिक्वायर्ड, बट इट हैज टू रिटर्न द अमाउंट विद इन 90 डेज। विद इन 30 डेज एक्चुअली मैंने आंसर ही बोल दिया। विद इन 90 डेज उसमें रिटर्न करना है। अगर 90 डेज से ऊपर चला जाएगा तब यहाँ पर जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट इज 2 परसेंटेज पॉइंट ऑफ मोर देन रेपो रेट। मतलब जितना रेपो रेट रहेगा उससे 2% और ऊपर करके चार्ज कर सकती है RBI, अगर 90 दिन के अंदर में पैसे नहीं लौटाए। तो उसको ध्यान में रखना है। और इंटरेस्ट रेट जो भी चार्ज होगा वो एग्जिस्टिंग रेपो रेट के हिसाब से होगा। अगर लेट हो गया तो 2% और ऐड करना होगा और उतना गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो थर्ड ऑप्शन गलत है। 30 डेज नहीं होगा, 90 डेज होगा। मैंने बोल दिया गलती से। चलिए कोई बात नहीं। तो 1 और 2 इसका सही जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज ट्रू अबाउट पेट्रोग्लाइफ? बताइए पेट्रोग्लाइफ क्या है? पेट्रोग्लाइफ ए फॉर्म ऑफ रॉक आर्ट है। पेट्रोग्लाइफ इज ए यूजुअली ए प्री हिस्ट्रिक क्रेविंग इन ए रॉक। डिफरेंट साइट्स विथ पेट्रोग्राफ्स इन रत्नागिरी, राजपुर डिस्ट्रिक्ट हैव बीन फाउंड। तीनों सही हैं। इस जो रॉक आर्ट को आप ध्यान में रखिए, न्यूज़ में था पेट्रोग्लाइफ, इसको एकदम ध्यान में रखना है। और हाल के ही टाइम पे राजपुर डिस्ट्रिक्ट और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र यहाँ पर इसको मतलब कि मिला है, ये हुआ है ऐसे लास्ट के 2-3 सालों में। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज ट्रू अबाउट प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना? बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना जो है, ये जो है आपको टू इंश्योर ओल्ड एज प्रोटेक्शन फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। एकदम सही जवाब है। मिनिमम एश्योर्ड पेंशन जो है इसमें वो आपको है 2000 रुपये। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड इम्प्लीमेंटेड थ्रू LIC, NCSE, ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड। बताइए कौन सा शब्द है? तो इसमें जो मिनिमम एश्योर्ड पेंशन है वो 3000 है, 2000 नहीं। इसको ध्यान में रखना है आपको। इसके अलावा सभी कथन सत्य हैं, तो तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन निकालती है? WIPO।
क्या है इसके बारे में हम लोग बहुत बात कर चुके हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें इंडिया का रैंक है 48, उसको ध्यान में रखना है, लेटेस्ट रैंकिंग है ये। इस अंतिम प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंडियाज फ्लैगशिप सोशल सिक्योरिटी स्कीम अटल पेंशन योजना के बारे में कौन कौन सा कथन सत्य है। 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी पार्टिकुलरली टू द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर से एक और स्कीम है जिसके बारे में हम लोग बात की, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। एज ग्रुप जो है 80 से 60 रखा गया है। सेविंग बैंक अकाउंट उनके पास होना चाहिए या पोस्ट ऑफिस में उनका अकाउंट होना चाहिए। PFRD एडमिनिस्ट्रेट करेगी 2000 से 5000 ऑन अटेनिंग 60 ईयर्स ऑफ एज। ये मिनिमम आपको पैसा कम से मिलेगा, या तो 2000 से 5000। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो दूसरा जो ऑप्शन है आपको, एज ग्रुप ये 18 से 60, ये नहीं 18 से 40 है, ये है आपको 18 से 40। और दूसरा यहाँ जो एश्योरेंस मिल रहा है मिनिमम गारंटी का, वो 1000 से 5000 है, ना कि 2000 से 5000। तो पहला और दूसरा ऑप्शन ही सही है इसका, इसके अलावा कुछ भी सही नहीं है। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब सो दैट कि मैं जब अपना अगला वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए।